ये तो आपका हो गया अभी तक। एवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, रिस्ट्रिक्ट कब होता है, फंडामेंटल ये देख लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। नाउ वी विल बी डीलिंग राइट फ्रॉम आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 है, आपके पास कुछ बेयर एक्ट या कुछ भी थोड़ा समझने में आसानी होगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर आपके पास कुछ सामने हो ना, बेयर एक्ट वगैरह, बेयर एक्ट होता है जिसमें ये लिखे होते हैं ना सीधे आर्टिकल्स। इंडियन कानून डाल दो, इसमें डाल दो, कुछ इंटरनेट में मिल जाएगा सीधे। नहीं तो आपके लक्ष्मीकांत अगर सामने है वो भी देख सकते हो, कनेक्टेड रहोगे थोड़ा, आप पढ़ लेंगे इसमें। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट क्या है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जिसपे पार्लियामेंट या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये होता है स्टेट सर। जनरली दिस इज व्हाट यू डिफाइन, हाउ यू डिफाइन एज अ स्टेट। पढ़ो जरा यार, कोई क्या लिखा है इसमें। In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and the parliament of the India, government and the legislature of each state, and all the local authorities within the territory of India, all under the control of government of India. ठीक है? Exactly, we have discussed all of it in this. यही है सारा। इसको तोड़ के ऐसे देखना है। विद इन इंडिया कोई भी अथॉरिटी, आउटसाइड इंडिया वो वाला जो मैंने आपको कहा, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ GOI, ठीक है ना। ये है स्टेट की डेफिनेशन। अब इसमें आती है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। उसमें होगा जुडिशरी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, ONGC, BCCI, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपको अगर मैं पूछूं कौन सा है इनमें से अथॉरिटी, बताइए स्टेट इनमें से कौन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, बताइए। भाई आंसर फाइनलाइज कर दो, आप बताओ मुझे। देयर कैन बी मोर देन वन आंसर्स, ये वो वाला ऑप्शन है। अब मैं बनाया नहीं वो ऑप्शन, जुडिशरी के बगैर सारे हैं। आप पहले लिख दीजिए इसमें एक क्राइटेरियन, एक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया दिए ऑफ डिफाइनिंग अ स्टेट, वो लिख लीजिए। अब बॉडी इज, ये लिख लेना, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन क्राइटेरियन ऑफ डिफाइनिंग द स्टेट, क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग स्टेट। अ बॉडी इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट इफ, मकसद इसका है कि बॉडी को कब आप स्टेट बोलोगे। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटैलिटी भारी वर्ड लग रहा है, हटा दो। बॉडी इज अ स्टेट इफ अंडर आर्टिकल 12 इफ, ठीक है। इफ क्या है अब वो मैं बता रहा हूं। नंबर 1, if entire share capital is owned by government, if financial aid is given by government, number 2, if it is controlled by government, number 3, number 1 था if entire share capital is owned by government, number 2 था financial aid is given by government, number 3 है if it is controlled by government, number 4 performs public functions, number 5 if the body enjoys monopoly status as conferred by state। क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि BCCI स्टेट है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा BCCI इज नॉट अ स्टेट, BCCI इज नॉट अ स्टेट, हाउएवर इट इज अमेनेबल टू द रिट जुरिसडिक्शन। मतलब इसमें आप जो रिट जुरिसडिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 32, 32 एंड 226, इसके अंडर आप रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन इस पे एक्सटेंड होता है, ये बोला इन्होंने। सिमिलर इज द केस विद जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या है? स्टेट। अगर हम इसको स्टेट माने, मैंने आपसे जैसे परसों बोला, सबसे बड़ा लिटिगेंट जो कंट्री में है दैट इज द गवर्नमेंट। अब कैसा लगेगा, गवर्नमेंट के सामने ही गवर्नमेंट लिटिगेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा फिर तो। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है कोई चीज जो आप पढ़ेंगे कभी, इस लक्ष्मीकांत में कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक सबसे बड़ा ये है प्रिंसिपल, नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई अपने केस में खुद ही जज नहीं हो सकता। कि मतलब सेकंड इसमें ये भी रहता है कि अगर आपका कोई जानने वाला है इसमें, जैसे मैंने आपको बोला नो मैन कैन बी अ जज हिज ओन केस, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू रिक्यूज। कन्वेंशन डिमांड्स कि आप अपने आप को रिक्यूज करो। अगर मैं जज हूं, मेरा बेटा कल को मेरे सामने प्रैक्टिस कर रहा है वही किसी केस में, वो ही कम्स टू मी,
आया मेरा कोई फ्रेंड आया, मेरा रिलेटिव आया, वो मेरे सामने आया, प्लीड कर रहा है. The convention demands, the principles of natural justice demand that I recuse myself. क्योंकि I am a human being. I might get influenced, I might get affected. मेरे कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं ना. तो जो फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस है, अल्टीमेटली जो है ट्रस्ट जो है वो वायलेट हो सकता है लोगों का जस्टिस से. अब मुझे बताओ आप, अगर जुडिशरी स्टेट है और सामने एग्जीक्यूटिव, उसके सामने स्टेट ही आया प्लीड करने, स्टेट का एडजुडिकेट कर रहा है, स्टेट ही स्टेट को जज कर रहा है. सो फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन, जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट. व्हेन डीलिंग विद जस्ट फंक्शंस ऑफ जस्टिस, जुडिशरी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेट. नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेट, ये लिख लीजिए अपनी जगह पे, नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेट. However, for administrative purposes, it is considered as a state under the definition of Article 12. Judiciary, अच्छा लिख लिया, क्या लिखा? But during administrative functions, it is a state under the definition of Article 12. अब we'll be dealing with Article 13. कल ही मैंने आपसे कहा था कि there are two articles, पहले 12 और 13. ये जो articles है, they don't directly deal with fundamental rights or they don't contain fundamental rights. But they will give you they are very important for understanding fundamental rights. They provide a framework for understanding fundamental rights. जैसे आपने अभी देखा 12 क्या बता रहा था, definition of the state, and इसी के बेस पे ही सब कुछ होगा, क्योंकि these are rights which are enforceable against state के अगेंस्ट ही है ना. तो आपको पता होना चाहिए ना किधर किधर आप एनफोर्स कर सकते हैं, स्टेट क्या है. अब है आर्टिकल 13, लॉज इन डेरोगेशन. खोल लो इसका, ये क्या नाम है इसका, बेयर एक्ट या जो भी है, जहां पे भी है, लॉज इन डेरोगेशन और इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, उनका क्या होगा. देखिए, कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, दिस इज लीगल टर्मिनोलॉजी, हाउ यू टॉक अबाउट इट. हम जनरली नहीं बोलेंगे, सारा ही नहीं. अगर कोई लॉ बनता है कल को, उसमें कोई भी आपका कोई प्रोविजन ऐसा है जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, सारा लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं होगा. टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, दैट लॉ विल बी नल एंड वॉइड. ठीक है, अगर वो पार्ट आप हटा देंगे, बाकी पार्ट जो है दैट वुड रिमेन इन इफेक्ट. ठीक है ना. सो आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट, एक्सप्लिसिटली टॉक्स अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is judicial review. Judicial review अगर आपको पूछा जाए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, तो आर्टिकल 13 में आपके जुडिशियल रिव्यू है, बट इट इज नॉट explicitly provided. The wording judicial review is not written there, but it is given under Article 13. ठीक है. अगर आपको एग्जाम में ये पूछते हैं, the word judicial review is contained in Article 13, ढूंढो है क्या इसमें, नहीं है. Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. All the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of the part, shall be inconsistent, shall to the extent of such inconsistency be void. जो मैं अभी आपसे बता रहा था. दूसरा है, इसमें दो पार्ट्स है. State shall not make any law that takes away or abridges the rights conferred by this part. इसमें जुडिशियल रिव्यू कहीं नहीं लिखा है एक्सप्लिसिटली. However, implicitly क्वेश्चन आता है कि implicitly कहां है आपका जुडिशियल रिव्यू, तो इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13. Besides Article 13, it is also contained in two more articles. कौन कौन से बताइए? 32 and 226, है ना, ये दो. अब देखिए, ये तो हमने बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है हमने अभी देखा. बिफोर देयर वाज अ फ्रेज, इफ यू वुड हैव फोकस्ड ऑन दिस, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है बताइए. इसमें दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट कैटेगोरिकली डील करता है उन लॉज से जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट से पहले के थे. कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस आपका, बताइए? 26 जनवरी 1950, कल ही हम पढ़ चुके हैं ये. उससे पहले जो भी लॉज बनाए गए, ये प्रोविजन उनसे डील करता है. ठीक है. ये बोलता ये है कि जो भी वैसे जितने भी लॉज थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट्स से, तो दोज लॉज वुड बी इनकंसिस्टेंट टू द एक्सटेंट, टू सच एन एक्सटेंट वेयर दे इंपैक्ट द फंडामेंटल राइट्स. अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको आएगा.
डॉक्ट्रिन ऑफ, बताओ क्या क्या डॉक्ट्रिन ऑफ, एनीवन टेल मी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, बुक को मत देखो यार, फोकस खराब हो जाएगा, बुक छोड़ो इस वक्त, जब मैं बताऊं आपको बुक देखो तब, इस तरह ना उधर के रहेंगे फिर ना इधर के। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, हाइपोथेटिकली वी आर टॉकिंग हाइपोथेटिकली, फिलहाल समझाने के लिए, ठीक है ना। मान लो आप राइट टू प्रॉपर्टी, एक लॉ बनाया गवर्नमेंट ने 1920 में या 1930 में, वॉट एवर, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ये बोला कि सरकार के पास राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था पहले, बट 1930 में लॉ आया कि सरकार प्रॉपर्टी ले सकती है फॉर पब्लिक पर्पस। दे कैन टेक अवे द प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल। अब ये हुआ, फंडामेंटल राइट्स आए, फंडामेंटल राइट्स आए, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 था। इन योर original frame of the, in your original text of the constitution, article 31 provided for right to property. Subsequently वो चेंज हुआ। अब क्या होगा, अब देखिए, वी आर डिस्कसिंग डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्या पढ़ा आपने अभी इसका पहला वाला पार्ट, जो अभी हमने आर्टिकल 13 का पहला वाला पार्ट पढ़ा, पढ़िए। आर्टिकल 30 का पहला वाला पार्ट बोलता है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, all the laws in force in territory of India immediately before the commencement of the constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part मतलब fundamental rights, shall to the extent of such inconsistency be void, completely नहीं। अब क्या होगा, ये एक बड़ा लॉ था 1930 में जो बनाया, उसमें एक पार्ट ये भी था कि 31 मतलब राइट टू प्रॉपर्टी आप ले लेंगे। आर्टिकल 31 क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स बना। अब 47 के बाद हुआ ये, या 56 राइट 50 के बाद हुआ ये कि 31 आ गया। अब ये फंडामेंटल राइट बन गया ना प्रॉपर्टी। यहां क्या बोल रहा था 1930 में लॉ, हम ले सकते हैं प्रॉपर्टी। लॉ ने बोला था आप ले सकते हो प्रॉपर्टी, छीन सकते हो किसी की प्रॉपर्टी। 1930 में लॉ बना कि हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं किसी की भी, लेकिन 50 में आया कॉन्स्टिट्यूशन, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। अब क्या ये ले सकता है इसको? नहीं ले सकता ना। अब देखो, ये जो बोलते हैं ये है, ये लॉ, ये एग्जिस्टिंग लॉ था अभी भी, अब ये इसके ऊपर बैठेगा। ऐसे सोचो आप, इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स को ओवर शैडो ऑफ कराना, ये इसके ऊपर बैठेगा, मतलब दिस वुड बी गिवन प्रेफरेंस सिंस दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। आर्टिकल 31 इज द राइट टू प्रॉपर्टी, इट्स अ फंडामेंटल राइट, इट विल इक्लिप्स द एग्जिस्टिंग लॉ। फॉर एग्जांपल इसको लॉ ए मैं लिखता हूं, ये लॉ ए था, लॉ ए के ऊपर आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल, इट विल इक्लिप्स दिस। यू शुड नो इट पैटर्न, ये इसके ऊपर बैठेगा, ऐसे इक्लिप्स ऐसे समझो आप। सो दैट विल टेक प्रेसिडेंस, समझ गए आप? दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अगर सब्सिक्वेंटली लॉ बन गया, दैट विल ओवरशैडो द एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, दैट विल टेक द इफेक्ट। अब देखो स्टोरी क्या है, अब होता है 44th अमेंडमेंट एक्ट। इसको क्या करते हैं, इसको हम 44th अमेंडमेंट एक्ट को हम आर्टिकल 31 को हटा देते हैं फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है ना। अब क्या बन गया, ये लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है ना। अब ये हट गया फंडामेंटल राइट से, ये जो बार था इस लॉ ए पे वो भी हट गया, समझ रहे हो, ये हट गया इससे। दिस विल अगेन कम इनटू फोर्स, ठीक है, दिस विल अगेन कम इनटू फोर्स। तो ये जो है दिस विल टेक प्रेसिडेंस, इक्लिप्स जो था वो हट गया। सो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी, जब वो फंडामेंटल राइट था तब इसने इसको इक्लिप्स किया। अगर वो हट जाता है, वो लिमिटेशन हट जाती है, दिस टेक्स प्रेसिडेंस अगेन। कंप्लीटली ये हटा नहीं था ये लॉ, समझ गए आप? इज दिस क्लियर? पिक्चर क्लियर है इसमें कि नहीं? ये वापस इफेक्ट लेगा क्योंकि वो हट गया, उसने 44th अमेंडमेंट लाया, फंडामेंटल राइट हटा दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन लॉ ए नाउ, दिस विल टेक प्रेसिडेंस अगेन, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पढ़ो आप इसका 13 का, आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 का सेकंड पार्ट जो ये बोल रहा है कि कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है, तो दैट लॉ वुड बी नल एंड वाइड, ठीक है। रीडिंग जो इसकी टेक्स्ट की है वो ऐसे है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स conferred by this part or any other law made in contravention of this clause। इसमें आता है दूसरा, सर कौन सा डॉक्ट्रिन आएगा बताओ? पिथ एंड सब्सटेंस थोड़ा डिफरेंट है, बताइए। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, काट देना, कैंची, सिजर,
ठीक है। अब जो है यहां पे आपको सीधा सीधा इशू ये है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है, वायलेट करता है, उसको काट ही देना है, severability, because it is inconsistent with the fundamental right and it is not specific to the date prior to the commencement of the constitution. ये कभी भी किसी भी टाइम के लिए वैलिड है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के को, दिस इज वैलिड फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जो भी लॉज बनाए गए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस डॉक्ट्रिन विल अप्लाई। द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल 13 वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी नहीं इस वक्त बोल रहा है, इस वक्त ये बोल रहा है वो कैटेगोरिकली वो नल एंड वाइड है, ठीक है। तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी विल अप्लाई, ठीक है सर। इसके बाद आप व्हाट इज लॉ, बेसिकली आप लिख लो इसमें व्हाट इज लॉ, वाइड कॉनोटेशन ऑफ लॉ लिख लो इसमें। आर्टिकल 13(3) जो है बेसिकली आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 वो डिफाइन करता है लॉ को, ठीक है, कि लॉ है क्या। परमानेंट लॉज, टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस, any rule, regulation, notification by executive, non-legislative sources of law जैसे कि conventions, customs, ठीक है, non-legislative sources of law, parliamentary conventions हो गया या customs हो गया। आपके कोई एग्जांपल दे दो यार कस्टम की मुझे जिसको आप लॉ मान सकते हो। इवन कस्टम्स आर रिगार्डेड एज लॉज, है ना, ये बोल रहे हैं ना। कस्टम्स जो होते हैं ना, व्हाट आर कस्टम्स, क्या होते हैं कस्टम्स, दोज दैट आर फॉलोड। जैसे हमारे यहाँ कस्टम है कोई कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं, इट इज एन अनसेड लॉ। ऐसे ही कस्टम्स होते हैं हर एक सोसाइटी के अपने अपने। सती प्रथा थी, कस्टम था, फॉलो किया जाता था। रिसेंटली अगर आप देखोगे जो प्रिवेलेंट एंड मच मोर रेलेवेंट एग्जांपल, सबरीमाला केस। सबरीमाला क्या पढ़ा है आपने, किसी ने सुना है उस बारे में? सबरीमाला केस, हाँ, सबरीमाला टेम्पल है एक, ठीक है, साउथ में टेम्पल है, केरला में है। तो देयर इज अ कन्वेंशन, जो कस्टम आप बोल रहे हैं, कस्टम ये है कि 10 से 50 साल या 55 साल तक की औरत को एंट्री नहीं है। दे आर नॉट अलाउड एंट्री इनटू द टेंपल, दे आर कंसिडर्ड सपोज टू pollute द टेंपल ड्यू टू द बायोलॉजिकल फेज दैट दे आर इन, ठीक है। तो मतलब प्रिसाइजली मेंस्ट्रुएशन की वजह से उनको अंदर नहीं आने दिया जाता है। सो दिस वाज रिगार्डेड एज अ कस्टम, दिस वाज रिगार्डेड एज अ law. However, Supreme Court had a it ruled differently on the subject. Subsequently, the entry was allowed. It was held to be in violation of the right to equality and right to life as well. ठीक है ना? चलो बस एग्जाम्पल के तौर पे ये कस्टम की हम एग्जाम्पल दे रहे थे, कस्टम्स होते क्या है। अच्छा, आर्टिकल 13 आपको मैंने बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू के लिए एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता ही है। Although the word judicial review is not written there, but it expressly provides for judicial review, है ना, यही जुडिशियल रिव्यू होता है। अच्छा जी, तो फिर 32 एंड 226 भी वी हैव रिटन अबाउट इट। अब इसमें है आर्टिकल 13 क्लॉज 4। 24th अमेंडमेंट एक्ट जब आया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1971 में, तब ये बोला गया जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बेसिकली हम कल भी बात कर चुके हैं, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, दे वांटेड टू लिमिट द जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द, उन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 13(4) उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसमें उन्होंने ये बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करते हैं, दैट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। जब आपने हटा दिया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट बनाता है या करता है, दैट शुड नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। जब अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ ही नहीं आया वो आर्टिकल 13 के, तो जुडिशियल रिव्यू ही खत्म हो गया। सब्सिक्वेंटली केशवानंद भारती केस आता है, उन्होंने बोला सही बोल रहे हैं आप, जो कर रहे हैं आप, दिस इज हाउ इट इज, बट एनी अमेंडमेंट हैज टू बी सच दैट इट डज नॉट वायलेट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये असल हम आगे भी बहुत पढ़ना है हमें तो सब, लेकिन राइट नाउ द पोजीशन इज दैट 13(4) जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 13 एज अ लॉ, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट से हम पास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो इसमें ये आपकी बुक में भी दिया है, ये अलग से चैप्टर एक है जुडिशियल रिव्यू, मगर सिंस यू आर स्टडीइंग राइट नाउ
जो इसका सोर्स ही है आर्टिकल्स, विल फिनिश दिस थिंग यहीं से। पहले हम जुडिशियल रिव्यू कवर कर लेंगे, उसके बाद विल मूव अहेड, ठीक है, सिस्टमैटिकली विल मूव अहेड इसके बाद। अब जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस, थोड़ा लिख लीजिए इसको। इट इज अ प्रोसेस अंडर विच एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अभी हमने डिस्कस किया, पहले बताइए इसका सोर्स क्या है? एनीवन, ऑल ऑफ यू शुड बी टेलिंग मी दिस। जुडिशियल रिव्यू का सोर्स क्या है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओरिजिन है, ओरिजिनेट हुआ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विच आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन। बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू पे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सही है। सब लोग भी यार, बाकी लोग भी अभी हम पढ़ चुके हैं, सब लोग, शाबाश। इम्प्लिसिट किसमें है ये तो थे 3 आर्टिकल जो हम बोल रहे हैं कि इसमें एक्सप्लिसिटली दिया गया है जुडिशियल रिव्यू, मतलब इसमें आप डिसाइफर कर सकते हैं। इम्प्लिसिट किसमें है ये? तो राइट टू प्रॉपर्टी 300A, ठीक है, ये लिख लो। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिट इन आर्टिकल्स 13, 32, 226, इम्प्लिसिट इन 3001, ये सॉरी 300A। जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी अप्लाइड, आप थोड़ा तेज तेज लिखिए। The power of judicial review can be applied against the acts of the state and not against the act of individuals. It can be applied both against the legislature and executive acts. L और E बनाना है ऐसे, L और E अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझ आएगा तो, या LEGAX जैसे भी आपको लिखना है। Can be applied both against the legislature and executive acts, legislative and executive acts. While declaring a law as void and unconstitutional, while declaring a law as void and unconstitutional, judiciary does not suggest remedies or alternatives. It is left to the state to decide the necessary course of action. It is left to the state to decide the necessary course of action if needed. The concept, जैसे अभी आपने लिखा, originated in US Constitution, originated in US under US Constitution, and is based on doctrine of limited government. The judicial review is applied by the courts subject to the following conditions, which have all been evolved and regulated by the judiciary. अब देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। अभी तक आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम क्या जानते थे? एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, ये था जुडिशियल रिव्यू का हमारा अंडरस्टैंडिंग, इतना ही है ना। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हम खोल के पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में, हाँ? आपको इसमें थोड़ा मतलब जुडिशियल रिव्यू एज ए कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आएगा। नंबर 1, if a law made by the state is capable of 2 interpretations, if a law made by a state is capable of 2 interpretations, where the first interpretation makes the law in conformity with the Constitution, and the second interpretation makes it to clash with the Constitution, then the court shall give effect to the first interpretation. And validate the law. देख लीजिए इसको आप। What did you understand from this? कोई भी लॉ अगर है, जुडिशरी उसको अगर उसकी 2 इंटरप्रिटेशन, देखो जुडिशरी क्या है, they are not out there to just strike down all the hard work that the legislature has done. Their job is to see whether the law is in consistence with the fundamental rights or is in consistence with the Constitution of India.
सो उनका ये मकसद नहीं है कि आके सीधे ही वो सबको ही खत्म कर दे। वो देखते हैं अगर दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है किसी भी लॉ की, एक इनकंसिस्टेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर जॉब एंड देयर जो हमने लिखा अभी, what they will do, they will give effect to that interpretation that is in consistence with constitution, because ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं, अभी तो हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं, there is another concept called judicial activism, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच, रादर ये एक और कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ो एक्टिविज्म को, जुडिशियल ओवररीच। टू प्रिवेंट दिस ओवररीच, judiciary does what it does, it gives effect to that interpretation that is inconsistent with the constitution। ये बोलता है कि जिससे हार्मनी क्रिएट हो वही वाला हम लेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट है इसमें। अब लिखिए, however if the law is capable of only one interpretation, however if the law is capable of only one interpretation which leads to a clash with the constitution, which leads to a clash with the constitution, the courts will declare the law as unconstitutional. The courts will declare the law as unconstitutional and void. The courts will declare the law as unconstitutional and void to the extent of such violation. Such violation. To the extent of such violation. ठीक है? अभी आपने देखा, अगर एक ही इंटरप्रिटेशन, अभी तक तो दो आप देख रहे थे, यू आर ट्राइंग टू हार्मोनाइज, जो आप प्रिवेंट कर रहे थे ओवररीच, आप देख रहे कि अगर एक ही इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो हम उसी को दे दे इफेक्ट, है ना। तो उसके बाद अगर अब आपने जो देखा कि अगर एक ही इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, उसी एक इंटरप्रिटेशन को आप देख रहे हैं कि वो इंटरप्रिटेशन दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उस टाइम पे you will not give effect to that, that will be held unconstitutional and void to the extent of such inconsistency या violation जो भी वो करे। Second, ordinarily the court shall not pronounce on the legality of the law, shall not pronounce on the legality of the law that has not been brought into legal enforcement। इससे क्या समझे आप लोग? अब कोई लॉ अगर पॉलिसी, कोई भी लॉ है अभी डिस्कशन स्टेट में ही है, जैसे कि आपने बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, डिबेट आजकल पढ़ रहे हैं आप लोग न्यूज़पेपर्स में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है आप लोगों ने कुछ? व्हाट आइडिया डू यू हैव अबाउट दैट? बताइए, एनीथिंग, एनी आइडिया अबाउट इट? है क्या वो? वन लैंड वन लॉ, अच्छा ऐसा दिख रहा है रूलिंग पार्टी से है। बताइए और बताइए क्या, व्हाट डज इट डील विद? हाँ, वन लैंड वन लॉ, राइट, यू आर राइट, बट व्हाट डज इट डील विद? दैट इज व्हाट इट, द क्रक्स ऑफ देयर लॉ इज वही है जो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन डील किससे करता है? यूसीसी आपका फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, ये किस में आता है? ये कौन सा आर्टिकल है? 44। क्या डील करता है? इतना सब तो याद किया, पढ़ भी लिया होगा ना, एक दो लाइन तो देख ही लिया होगा, क्या है वो बताओ, टेल मी। इतना क्यों सोच रहे थे फिर आप? सब तो पता है आपको, सिविल कोड, सिविल वर्ड है इसमें। पर्सनल लॉज, जितने भी पर्सनल लॉज है ना, पर्सनल लॉज को हार्मोनाइज कर दो। ये क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान, एक जैसे लॉज सबके लिए। जैसे इन्होंने कहा मैरिज, फैमिली, डिवोर्स, दिस इज अ कंटेंशियस इशू बिकॉज पीपल, इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया कंप्राइजेस ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स। कोई हिंदुइज्म है, कोई हिंदुइज्म का फॉलोअर है, कोई इस्लाम का फॉलोअर है, कोई क्रिश्चियनिटी का है, कोई जैनिज्म का है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, या कोई बुद्धिस्ट है। तो ऐसा लॉ लाना क्या ये सही होगा या नहीं? दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट, है ना। This is yet in the debate stages and there are मतलब clarion calls in the country इस टाइम पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इस वक्त बहुत सारे इसके लिए दे आर मेकिंग वे फॉर इट। हाउएवर
if somebody goes to the judiciary इस वक्त to rule on this, हालांकि इस पे जुडिशरी ने रूल किया हुआ ऑलरेडी यूसीसी पे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अभी लॉ बना नहीं, मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड कल को एनेक्ट करने के लिए कोई लॉ बनता है, तो अभी तब जाके इस पर जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकता है जब लॉ बनेगा। जब अभी लॉ ही नहीं बना तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आप इस पे प्रोनाउंस करो, ठीक है। हालांकि आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, यूसीसी एज अ कॉन्सेप्ट सिंस इट इज गिवन, आई टुक एन एग्जांपल ऑफ यूसीसी जो ऑलरेडी गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर इसके बेस पे कोई लॉ बनता है, कोई भी लॉ, यूसीसी को छोड़ दो, कोई भी लॉ अगर बनता है, अगर वो अभी डिबेट स्टेज पे ही है, बना नहीं, आपको अप्रहेंशन है इससे कुछ इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। वन नेशन कुछ भी बोल दो यार, वन नेशन में आजकल सब कुछ वन नेशन ही है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन आधार हो गया, आधार तो बन गया, जब आधार बना नहीं था, अगर पहले ही जाते तब जुडिशरी के ये इसकी स्कोप में ही नहीं था कि हम इस पे प्रोनाउंस करते इसकी लीगैलिटी पे। दैट इज व्हाट इट सेज, दैट ऑर्डिनरीली कोर्ट शैल नॉट प्रोनाउंस ऑन द लीगैलिटी ऑफ दोज laws that have not been brought into legal enforcement. Third, ordinarily the courts shall not apply judicial review suo motu. Ordinarily the courts shall not apply judicial review suo motu. Ordinarily लिख लिया आपने? Suo motu. Sorry, I should have written this. Suo motu. सो मोटो होता है खुद से, ठीक है, बाय इटसेल्फ। अगर आपको पता होगा, दिस माइट अराइज अ क्वेश्चन इन योर माइंड्स, जुडिशियल रिव्यू खुद से ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरीली वो खुद से जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट देयर आर इंस्टेंसेस वेयर दे हैव डन इट, ठीक है, खुद से लिया, बट दैट इज व्हाई वी हैव रिटन द वर्ड ऑर्डिनरीली। अगर रोजमर्रा का इनका ये काम रहेगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, एक दूसरे के काम पे इंटरफेयर नहीं करना है, जुडिशरी कैन नॉट टेक ओवर द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, इट विल कीप अ चेक ऑन देम, बट ओनली व्हेन द इशू इज प्रेसिंग या समथिंग, मतलब जैसे कोविड लॉकडाउन हो गया, अभी कोविड लॉकडाउन हुआ, आप फॉलो कर रहे थे, तब कुछ एक माइग्रेंट क्राइसिस गई कंट्री में, माइग्रेंट क्राइसिस हुई, उसमें क्या था, व्हाट वाज इट अबाउट, टेल मी। मतलब दैट शुक द कॉन्शियंस ऑफ द कंट्री, उन बेचारों को, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैदल जा रहे थे वो, ठीक है, फैमिली, छोटी छोटी बच्चे चल रहे थे, सर पे अपने सामान वामान लेके, जितना भी उनका छोटा मोटा बिलोंगिंग रहता था। उस जैसे केस में जुडिशरी टुक द केस इनटू इट्स ओन हैंड्स, it ruled on the government, it ruled for the benefit of such migrants, या वैसे केस। तो अदरवाइज जो है ऑर्डिनरीली कोर्ट्स डू नॉट टेक अप, दे डू नॉट वेंचर इनटू जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, देयर इज अ डेफिनेट डिवीजन ऑफ स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू हैज कन्फर्ड द बेनिफिट ऑफ अ लॉ, judicial review has conferred the benefit of a law passed by the state being validated. Judicial review has conferred the benefit of a law passed by the state as being validated and helps the judiciary to protect itself against any undue encroachment upon its powers by the executive and the legislature. Further, it has helped, देखो अभी आपने देखा, अब क्या है जुडिशियल रिव्यू, देखो ये इसमें यही बोल रहा है कि वो क्या है, इट प्रिवेंट्स, जो हम अभी तक बात कर चुके हैं, इट प्रिवेंट्स द एनक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ जुडिशरी बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कल भी हमने बात की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की, कभी कभी, या अभी 24th अमेंडमेंट आप देख रहे थे, व्हाट पार्लियामेंट वाज ट्राइंग टू डू, दे वर ट्राइंग टू टेक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द जुडिशरी, है ना। अब अगर इनके पास जुडिशियल रिव्यू है, इट हैज बीन डिफाइंड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन एडिशन टू दैट खुद से जुडिशियल रिव्यू एक पावर है जो प्रिवेंट करता है ऐसे लॉज को बनाने से, ठीक है। सो वही है इसमें कह रहा है कि इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फर्दर इट हेल्प्स टू मेंटेन द डॉक्ट्रिन, लिखिए, बाय अपहोल्डिंग द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ
rule of law, federalism, separation of powers, maintaining the balance of the three organs of the government, and protecting the fundamental rights of the individuals. इस एक सेंटेंस में आप पूरा इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का. बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती, केबीसी लिख लो, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सीधे भी लिख सकते हो केशवानंद भारती केस. Because of its importance, Supreme Court in Keshwananda Bharti case held that judicial review is a part of the basic structure of the Constitution, which cannot be taken away even by means of an amendment to the Constitution. Judicial review is done, sir. ये है आपका judicial review. अगर आप देखेंगे, आप everything is covered in this. अब क्या आपको करना है, जब judicial review पे अगर straight away question आता है, ये prelims के हिसाब से तो it is more than sufficient. कॉन्सेप्ट पूरा है, मेंस के हिसाब से इट इज मोर देन सफिशिएंट. अब इसमें है आपको एग्जांपल्स डालनी होती है, उसमें आपको केसेस डालने पड़ते हैं. ठीक है, वो आप देखो, आपको कोई इसका केस का कोई नोट नहीं बनेगा. केस का इसलिए नोट नहीं बनेगा क्योंकि इफ यू आर गिविंग एग्जांपल ऑफ 1950 और 60 और 70 और 30, दैट विल नॉट होल्ड गुड. योर एग्जांपल्स हैव टू बी करंट बेस्ड. ठीक है, इट शुड रिफ्लेक्ट टू द एग्जामिनर कि ये बंदा अवेयर है जो आजकल कंट्री में हो रहा है. लेटेस्ट एग्जांपल्स जो भी है आप देख रहे हैं, आपको पता है जुडिशियल रिव्यू क्या है. यू हैव टू, अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे गवर्नेंस पार्ट में, यू हैव टू अंडरस्टैंड, पिक अप द एग्जांपल्स. ठीक है, रीसेंट एग्जांपल आप जो इसकी लिख सकते हो, एक नेशनल जुडिशियल कमीशन एनजैक की, वो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार बिकॉज इट इज ऑफ सेमिनल इंपॉर्टेंस. आजकल बहुत ही बड़ा टसल चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को लेके विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, है ना. इट वाज स्ट्रक डाउन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द जुडिशरी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट. तो ये आप एनजैक की एग्जांपल, ऐसे ही आपको बहुत सारी एग्जांपल देखनी है, क्या है क्या नहीं है, वो चलता रहेगा. जैसे ही न्यूज़पेपर में आएंगे और आप अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे व्हेन यू आर राइटिंग अ मेंस आंसर. ठीक है ना. अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर ब्रेक लेनी है अभी 5 मिनट 10 मिनट तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है थोड़ा और. ठीक है,